बी बस लाइन इधर देखो आ गई, और इधर पीएमआईडी पे 5 बन गई। तो एक लाइन इधर तो आपको चेक करनी है, और दूसरी लाइन आपको वो वाली चेक करनी है जो वीसीडीटी वाली थी। ठीक है, तो ये दो लाइनें आपको हमेशा हमेशा चेक करनी पड़ेगी जितने भी मीडियाटेक के फोन आएंगे। अब आपको लगता होगा कि ये जो सर्किट मैंने मीडियाटेक का बताया है, क्या ये कुछ मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल होगा या सभी मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल होगा? तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, देखना, यहाँ देखना। हाँ, अब जैसे सपोज करो मैं एक मॉडल आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल एम टी के का। ठीक है, एम टी के का जैसे सपोज करो, आज से मैं बहुत पुराना फोन दिखाता हूँ, एकदम बहुत पुराना फोन। अगर उसको भी आप अगर रिपेयर करने जाओगे, छोटे फोन जैसे 1,000 1,500 के फोन जो होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखो। यहाँ पे देखो बीबस लाइन है, ठीक, एक फ्यूज के थ्रू सप्लाई 5 वोल्ट की कॉइल के थ्रू यहाँ से होते हुए, और ये चार्जिंग आईसी पे गई। ये एनालॉग चार्जिंग सर्किट बाद में हम पढ़ेंगे। यहीं से एक सप्लाई इधर आके निकली, और यहाँ पे देखो बीसीडीटी लाइन है। यस सर। और यहाँ पे देखो उतने ही किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है। जितने किलो ओम की रेजिस्टेंस कंपनी 12 साल पहले लगाती थी, उतने किलो ओम की रेजिस्टेंस आज भी लगती है। 33, 330 और 39 किलो। क्यों, क्या बोलते हो? यस सर, डन। डन ना? उसके बाद जैसे सपोज करो अगर मैं लावा का कोई फोन लेता हूँ मीडिया टेक का, ठीक है, और अगर उसको मैं रिपेयर करने जाता हूँ, मान लो, ठीक है, और इसको मैं रिपेयर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीसीडीटी। अगर मीडिया टेक है तो, और अगर एक बार वीसीडीटी लिख के मैं क्लिक कर दूं, तो आपके सामने वीसीडीटी लाइन आपके सामने होगी। देखो, बीबस की लाइन आई, वही 330 किलो ओम की रजिस्टर और वही 39 किलो ओम की रजिस्टर, और ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी? पावर आईसी में, ओसीडी। यस। है ना? और ये वाली लाइन उतर के आ जाएगी चार्जिंग आईसी में। ठीक है, तो इस तरीके से हर मीडियाटेक के फोन में आपको वीसीडीटी लाइन फिलहाल मिलने वाली है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। एक और फर्क बता दूं मैं आपको, जो उस समय मैं पढ़ा रहा था तो मैं फिर इधर आ गया था। तो देखिए, मैं आपको एक और फर्क बता देता हूँ। ये जो वीसीडीटी लाइन जब जाती है, ये वीसीडीटी लाइन जब आती है ना यहाँ पे देखो, तो उसके साथ साथ एक और बीबस लाइन इस आईसी के अंदर आती है, देखो। ठीक है, और ये जो बीबस लाइन आईसी के अंदर आ रही है, उसके ट्रेक में 7.5 के का रजिस्टर लगा हुआ है, और यहीं से सप्लाई होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग एलडीओ की आईसी के अंदर आती है। इसको बोलते हैं चार्जिंग एलडीओ, ये आईसी के अंदर आ जाती है। और ये जो चार्जिंग एलडीओ की जो लाइन है जो आईसी के अंदर आ रही है, इसी यही वो लाइन है जिससे आपके डिस्प्ले का लाइट ब्लिंक करता है। आपने देखा होगा, अगर डेड फोन भी रहेगा ना और चार्जिंग लगाओगे तो ऊपर लाइट जलने लगती है। वो इसीलिए जलने लगती है क्योंकि इसका फोन के ऑन होने से कोई मतलब नहीं है, बस जो पावर आईसी इनिशियलाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चार्जिंग एलडीओ की लाइन मिल जाएगी, एक बैटरी की लाइन मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, मैंने आपको एक और सर्किट पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई जितने भी मीडियाटेक के फोन्स होंगे, उसमें जो कोड रजिस्टर नेगेटिव लाइन में लगी होगी, याद है? अभी पढ़ाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, और जितने भी क्वालकॉम के चिपसेट होंगे, उसमें जो 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 लाइन होगी वो किस लाइन में लगी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव लाइन में लगी होगी। ये तो बेसिक फंडामेंटल था। तो मैं आपको थोड़ा सा ना बोर्ड दिखाता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक बोर्ड है, एक, ये बोर्ड है, और इसमें एक कोड रजिस्टर देखो ये लगी है, इसी को कोड बोलते हैं ना? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो आप जब भी मीडियाटेक की कोड रजिस्टर को चेक करोगे ना, तो ये ग्राउंड से बीप देगी। ठीक है, तो जब ये ग्राउंड से बीप देती है तो कई लोग समझते हैं कि ये शॉर्ट हो गई है, मतलब ये इसका लाइन शॉर्ट हो गया है, और इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। हटाते ही सेट डेड हो जाता है।
ठीक है, पहले से और था और डेड हो गया, मतलब अब तो ओनली कंफर्म नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो कोड रजिस्टर मीडिया टेक में ग्राउंड से बीप देगी ही देगी, क्योंकि किस लाइन में लगी है, नेगेटिव लाइन में लगी है। हाँ लेकिन जी। हाँ, लेकिन वही क्वालकम चिपसेट होगा तो ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव लाइन में लगती है, इसीलिए पॉजिटिव। बीप दे देती है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ तो सर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो कोड रजिस्टर होती है ना भाई साहब, ये कोड रजिस्टर देखो दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट इसको बंद कर दो पहले। ये जो कोड रजिस्टर होती है ये लगती क्या है, चार्जिंग आउटपुट लाइन में, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चार्जिंग आईसी पे पहले जाना पड़ेगा, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये चार्जिंग आईसी, तो जब चार्जिंग आईसी का जो आउटपुट निकलता है ये निकल के बैटरी पे जाता है, तो ये कभी भी बैटरी के पॉजिटिव लाइन में नहीं लगेगी। ये देखो ये आ गया बैटरी कनेक्टर, ये देखो ये बैटरी की जो लाइन है इसमें कभी भी कोड रजिस्टर नहीं होगी, देखो। लेकिन क्वालकम होता तो इसी लाइन में होती। लेकिन यहाँ पे एक और पिन है नेगेटिव, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव पिन आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राउंड। तो कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे जो ग्राउंड की जो लाइन है उसी में ये कोड रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया है। तो जब भाई साहब ये कोड रजिस्टर ग्राउंड से लगा है तो ग्राउंड से बीप देगा कि नहीं देगा, दिएगा सर ऑब्वियसली। देगा। और इस रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है इसको पावर आईसी से जोड़ दिया, और इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा है इसका भी पावर आईसी से जोड़ दिया, और इसका नाम दे दिया सी एस पॉजिटिव और सी एस नेगेटिव, मतलब करेंट सेंस पॉजिटिव, करेंट सेंस नेगेटिव। समझ में आया सबको? समझ गए सर, इसलिए ना वो हटा दिए तो फोन ऑफ हो जाता है। हाँ, अगर आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दोगे तो नेगेटिव मिलना आईसी को बंद, बैटरी कनेक्टर को बंद हो जाएगा, तो कैसे फिर करंट फ्लो करेगा, और आपका सेट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसको याद रखना कि हमेशा मीडियाटेक में कोड रजिस्टर नेगेटिव पाथ में लगा होता है, और क्वालकम में किस में लगा होता है, पॉजिटिव पाथ में। पॉजिटिव। क्लियर है सबका? हेलो? हाँ सर। यस सर, क्लियर है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। अच्छा, बात रही टेस्ट करने की, तो क्या आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो, मैं करके दिखाऊं? करके देखिए सर। अच्छा, तो आप लोग टेस्ट करना ये सब नहीं जानते हो, मतलब बेसिकली जानते नहीं हो, मतलब किस किस को प्रॉब्लम है टेस्ट करने में? कोई बात नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग की जैसी रिक्वायरमेंट होगी ना। देखो, मेरी क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसा बोलोगे ना आपको, क्योंकि आप तो बेसिकली क्लास ही लेने तो मेरे से आए हो ना। तो जैसे क्या होता है कि कई लोगों को एक्सपीरियंस से आता है, तो अगर आता है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, अगर नहीं आता तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं चेक करके दिखाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक मुझे है, नहीं आता चक्कर को दिखाने से। ठीक है, ठीक है। देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बोर्ड है, और आप देख सकते हैं मेरे पास एक मीडियाटेक चिपसेट की आईसी लगी है 6357 CRB। देख रहे हैं एमटीके है कि नहीं, यस सर। है ना? तो अगर ये मीडियाटेक चिपसेट है तो 100% VCDT लाइन होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ना टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये फोन आपके पास आता है और कस्टमर बोलता है भाई साहब चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा, तो आपका दिमाग तुरंत खुल जाएगा। आप बोलोगे यार चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, तो आप सोचोगे कि भाई इसमें बीपीएस बीबस के साथ साथ हम बीसीडीटी भी चेक करेंगे, क्योंकि क्वालकम चिपसेट है, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन चार्जर लगा लेंगे फोन में, ठीक है। देखो ये मैंने चार्जर लगा दिया। अब चार्जर लगाने के बाद सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इस पत्ते से होते हुए चार्जिंग आईसी पे जाएगी, है ना। तो अपन को देखना है कि भाई इसकी चार्जिंग आईसी लगी कहाँ है। तो इसकी जो चार्जिंग आईसी लगी है ये देखो यार, दिख रहा है सबको, ये इसकी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पीएमआईडी पे चेक कर लेते हैं। अगर पीएमआईडी पे 5 वोल्ट आ गए तो पूरी कहानी सही है ना,
क्यों? हाँ सर, यस बैटरी यस एंट्री यस। पक्का। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बस लिखते हैं PMID, और PMID लिख के जैसे ही मारेंगे सर्च, आपके सामने आपकी PMID अवेलेबल रहेगी। किसी भी फोन में चार्जिंग आईसी ढूंढने का सबसे आसान तरीका, ये आप लिख दो PMID, बस कहानी खत्म। PMID जैसे ही लिखोगे आपके सामने आईसी अवेलेबल रहेगी। ठीक। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप चेक करोगे तो PMID के साथ साथ VCDT को भी कंसीडर करना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मल्टीमीटर एक बार ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अब इसको ऑन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ। अब PMID का कैप कौन सा है? सिंपल है, इस कैप का नंबर है C303। तो ये C303 आपकी चार्जिंग आईसी के पास ही लगा होगा। यहाँ पे देखो बड़ा वाला है नीचे, है ना। अगर इस पे 5 वोल्ट आ गया तो पूरा चार्जिंग इनपुट का ट्रैक क्या है, सही है। तो हम चेक करते हैं, देखो ये वाला है ना, ये वाला। क्यों? तो मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर का एक सिरा ग्राउंड लगाऊंगा और एक सिरे से मैं चेक करूंगा इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट बनने चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो कितना बन गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि पूरा चार्जिंग इनपुट का ट्रैक ठीक है। अगर यहाँ पे 5 नहीं बनता तो फिर मैं समझ जाता कि मुझे फिर इनपुट पूरा चेक करना पड़ता, OBPIC इनपुट आउटपुट सब चेक करना पड़ता। अब यहाँ पे 5 वोल्ट बनने से कब तक मैं समझना कि चार्जिंग हो जाएगा, आपको इसके साथ साथ VCDT भी चेक करना होगा। तो VCDT कैसे चेक करेंगे? आपको VCDT चेक करने के लिए यहाँ पे फिर से जाना होगा सर्किट में, और आपको देखना होगा कि जो बीबस की लाइन आई है वो VCDT पे ले जा रही होगी। तो यहाँ पे जाके और उन दोनों रजिस्टेंस को ढूंढना होगा, R1 और R2 को। देखो हमने ढूंढा बीबस की लाइन में R1 और R2 को। तो R1 330 किलो ओम की और R2 39 किलो ओम की। अगर हम ये दोनों रेजिस्टेंस को ढूंढ लेते हैं तो रेजिस्टेंस का एक सिरे पे 5 वोल्ट आएगी। ठीक। और इस सिरे पे कितने वोल्टेज आएंगे? 0.5। तो हम ये समझेंगे कि R1 भी ठीक है और R2 भी क्या है, ठीक है। अगर गलती से किसी बंदे ने R2 निकाल दिया तो यहाँ की जो वोल्टेज है इंक्रीज कर जाएगी बहुत ज्यादा। अगर किसी ने ये वाली वोल्टेज निकाल दिया तो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएंगे। और इन दोनों कंडीशंस में आपके फोन में चार्जिंग काम नहीं करेगी। तो चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस का नंबर है R207 और इसका है R208। तो देखो R207 और R208 कहाँ लगा है, देखो R207 और R208। ठीक है, देखो दिख गया, R207 और R208 दिखा सबको? हेलो, यस सर यस। है ना। तो अपन देखते हैं R207 और R208 ये हाल है ना, ये देखो ये, ठीक है। तो मतलब ये तिरछे वाले जो कैपेसिटर है उसके बाद के बाद वाला है ना। तो चेक करते हैं अपन, ठीक है। देखो, तो इसके लिए बोर्ड को मैं सीधा करूंगा और पावर आईसी के पास जाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर भाई साहब ये लगी है, ये और ये। क्लियर हो गया सबका? तो R1 पे पहले 5 वोल्ट आएंगे,
आ गए? ठीक है, R2 का एक सिरा ग्राउंड होगा तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं आएंगे, सॉरी, एक ये ऊपर वाला सिरा ग्राउंड होगा तो कोई वोल्टेज नहीं आएंगे, ये वाला शायद, ये वाला। ठीक है, और ये वाला सिरा और ये सिरा ज्वाइंट होगा वोल्टेज डिवाइडर का आउटपुट, तो यहीं पे जब मैं चेक करूंगा तो 0.5 आएंगे, और यही 0 आएंगे VCDT का आउटपुट, यहाँ पे भी 0.5 आएंगे और यहाँ पे भी 0.5 आएंगे। अगर ये बन गए तो इसका मतलब चार्जिंग डिटेक्ट कंफर्म होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। आज के बाद अगर कोई भी MediaTek चिपसेट का आप फोन रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर VCDT कंपलसरी चेक करना है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो कोड रजिस्टर लगी है, देखिए कहाँ पे यहाँ पे देखो, बैक साइड में सर। ठीक है, और एक कोड रजिस्टर क्वालकॉम में लगती है, दो देखो दोनों एक जैसी है। देखो मैं मल्टीमीटर को कर रहा हूँ बीप मोड पे, देखिएगा थोड़ा। ये मैंने मल्टीमीटर को बीप पे कर दिया, यहाँ पे बीप देगा, देखा? ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्वालकॉम में चेक करूंगा एक पिन को ग्राउंड लगा के, तो कभी भी ये पिन ये यहाँ पे जब चेक करोगे, सॉरी आप बीपर में मत चेक करो, डायोड मोड पे करो। ठीक है, ये मेरा डिजिटल वाला मल्टीमीटर है, तो देखो जब आपका 0.000 आ जाएगा ना, समझ लेना शॉर्ट है। ये देखो 0.000 आ जाएगा तो समझ लेना बीप दे रहा है, ये समझना। ठीक है, तो जब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे देखो रीडिंग जो आएगी वो 300 के आसपास, मतलब ये ग्राउंड से शॉर्ट नहीं है। बात समझ रहे हो? देखो ग्राउंड से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्वालकॉम था क्योंकि पॉजिटिव लाइन में लगा है, लेकिन वही MediaTek जब चेक करने जाओगे ना, तो जब आप चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे ग्राउंड से 0.00 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड से शॉर्ट है। तो ये खराब नहीं है, ये ग्राउंड से ही लगी होती है, तो इसको कभी भी आप शॉर्ट मत मानना। 1200 रुपए का है। ठीक है, क्लियर है सबका? कॉम्बो है। बढ़िया डाल के देंगे, हल्की नहीं डाल के देंगे। अब आगे चलते हैं। अब एक और फॉल्ट बताता हूँ मैं आपको। आपने कई बार देखा होगा यार, आप लोग रिपेयर करते हो तो एक फॉल्ट आता है, बैटरी टेम्परेचर टू हाई और बैटरी टेम्परेचर टू लो। देखा है आपने? बैटरी यस सर, बहुत ज्यादा आते हैं। टेम्परेचर टू अरे सस्ता वाला नहीं है कि 54 में। ठीक है, और एक लिखा आता है बैटरी टेम्परेचर टू लो। इसका मतलब क्या होता है, मीटू को बताया, क्यों होता है? सर थर्मिस्टर का वैल्यू चेंज हो जाने से ऐसा होता है, 1.8 की जगह पे ज्यादा मिलता है या फिर उससे 1.8 से कम मिलता है तो ऐसा आता है। थर्मिस्टर कहाँ लगा होता है? थर्मिस्टर सर बढ़िया लगवा लो, ये तो क्या बोर्ड में रहता है, सैमसंग का फोन सर में सब बोर्ड में ज्यादातर आता है, और जो चाइनीज फोन है वो मदरबोर्ड मेन बोर्ड में लगा हुआ रहता है। ओप्पो और रेडमी में तो सर आता है बैटरी के अंदर, और वीवो के फोन में आता है बोर्ड पर, सब बोर्ड पर या मेन बोर्ड पर। अच्छा, मेन बोर्ड पे कहाँ लगा होता है? मेन बोर्ड पे सर ये मेरे हिसाब से सर एपी थर्मल जो आता है वो तो सीपीयू के पास लगा होता है, एपी थर्मल तो CPU को सेंस करता है, और वो दूसरा वाला होता है सर चार्जिंग आईसी के आसपास। अच्छा, तो मतलब वीवो में मतलब बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखिए, तो अपन देखते हैं थर्मल एरर क्यों आता है, कैसे आता है और क्या क्या रीजंस होते हैं। देखो हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारे थर्मल होते हैं, मतलब बहुत सारे थर्मल का मतलब ये होता है। अच्छा, आप लोग जैसे थर्मल का एरर आता है तो क्या थर्मिस्टर चेंज कर देते हो और क्या करते हो? नहीं सर, उस पर वही चेक करते हो, उस पर ये पुल डाउन पुल अप वाला, ये पुल डाउन वाला सिस्टम चेक, वोल्टेज इनपुट कितने हैं और वो रेजिस्टेंस जो लगी हुई थी वो आउटपुट पे कितना दे रही है, और थर्मल को भी चेक करते हैं सर, उसकी वैल्यू तो कितनी है। इनपुट कितना आता है, आउटपुट कितना चेक करते हैं? इनपुट तो सर जो रेजिस्टेंस जो उस पे लगी हुई थी उसमें 1.8 वोल्टेज इन होता है, हम्म,
और आउटपुट समथिंग सर, मैंने सर एक परफेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने लगभग 0.8 0.7 सब नोट किया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो मान लो अगर वो भी थर्मल ठीक है फिर भी सही सर। नहीं हुआ तो क्या करते हैं? सर हाँ बताओ। पहले तो ये प्रॉब्लम समझ में आता नहीं सर हमको, और आया तो बैटरी चेंज करके देखते या सब पीसीबी चेंज करके देखते, उसके अलावा कुछ आता नहीं सर। बस यहाँ तक, अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया नहीं हो गया तो डायरेक्ट रिटर्न। अच्छा 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 अच्छा। नहीं आपको ना मैं एकदम शुरू से बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि किसको कितना पता है, कैसे क्या करते हो, मतलब थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ सर, कुछ नहीं। मैं आप लोग को एकदम बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा, एकदम शुरू से बताऊंगा, ठीक है? मतलब आप बिल्कुल अपना दिमाग लगा के करोगे रिपेयरिंग। हाँ बताइए, आप क्या बता रहे थे? ठीक है, चलिए हम इसको ना एकदम शुरू से मतलब इसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है? शुरू से मॉनिटर करने का मतलब ये होता है कि हम समझते हैं कि पहले ये एरर क्यों आता है, उसके बाद ही रिपेयरिंग कर पाओगे। क्योंकि ये फॉल्ट ना बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है, कभी कभी होने को रहेगा ना तो सब बोर्ड चेंज करने से हो जाता है, ठीक है? और जब नहीं होने को रहेगा ना तो आपको थोड़ा सा ना दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है? इसीलिए तो थोड़ा सा इसको ना डीप में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि एक्चुअल में फॉल्ट आता कहाँ से है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप इतना समझो, जी आपका बोर्ड है, देखो यहाँ पे आपका बोर्ड है, ठीक है? ये आपका बोर्ड है, ठीक? तो ये आपका मेन बोर्ड होता है, ठीक? और ये आपका सब बोर्ड होता है। ये कहानी है, ठीक? ये एक मेन बोर्ड है और एक आपका सब बोर्ड है, ठीक? अब ये जो मेन बोर्ड और सब बोर्ड की जो कहानी ऐसी है कि भाई मेन बोर्ड में इसमें लगता है सीपीयू, वेटेड टेम्परेचर इसमें लगता है सीपीयू, ठीक है? ठीक। अब ये जो बोर्ड होता है इसमें ना एक जो नीचे का बोर्ड होता है उसमें चार्जिंग होता है, ठीक है? तो कंपनी का मानना ये है कि भाई आपका फोन जब भी प्रोसेस करेगा, जैसे आप गेम खेलो, ब्लूटूथ चलाओ, वाईफाई चलाओ, चार्जिंग करो, तो आपका फोन कहीं से भी ना ओवरहीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोन ओवरहीट हो रहा है, चाहे आप मोबाइल फोन चलाओ चाहे मत चलाओ, तो कंपनी का मानना ये है कि वो यूजर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो डेंजरस पार्ट है। भाई गर्म नहीं होना चाहिए सर्किट, कुछ भी हो जाए सर्किट गर्म नहीं होना चाहिए, बस कंपनी का मानना ये है। अब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, सीपीयू के पास एक थर्मल लगाती है, ठीक? अब जैसे हमारे फोन के अंदर एक वाईफाई चिप होती है, एक वाईफाई चिप नेटवर्क होती सेक्शन है, में भी सर आता था तुम। ठीक है? तो हमारे फोन की जो वाईफाई चिप होती है वहां भी एक छोटा सा थर्मल लगाती है, ठीक? इसके अलावा आजकल जो नए नए फोन आ रहे हैं ना उसमें eMMC भी आ रही है, उसके लिए एक स्किन थर्मल NVM थर्मल लगाने लगी है, तो यहाँ पे भी एक थर्मल लगाती है। मतलब फ्लैगशिप मॉडल में, छोटे मोटे मॉडल में उतना नहीं लगाती है, ठीक है? इसके अलावा जैसे हमारे मोबाइल फोन का जैसे नेटवर्क सेक्शन है उसमें PA होता है, पावर एम्पलीफायर, उसके पास भी एक छोटा सा थर्मल लगा देती है, ठीक है? इसके अलावा कुछ कंपनी क्या करती है ना, जो आपका मोबाइल का बैटरी है ना उसके अंदर भी थर्मल लगा देती है, ठीक है? और कुछ कंपनियां क्या करती है, जो नीचे का सबबोर्ड होता है ना उसके आसपास, जेक के आसपास भी एक थर्मल लगा देती है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आज कुछ कंपनी आजकल पता क्या कर रही है, एलसीडी के अंदर भी थर्मल लगा रही है। जो एलसीडी होती है ना उसके अंदर भी थर्मल लगा देती है कि मान लो कि एलसीडी कभी गर्म हो रही है, ओवरहीट हो रही है, तो पता चल सके। तो जितना फ्लैगशिप मॉडल होगा उतना ज्यादा थर्मल लगे होंगे, और जितना छोटा मॉडल होगा ना तो उसमें प्रोटेक्शन सर्किट उतना ज्यादा नहीं होता है। अब क्या होता है कि इसका मेन पर्पज ये होता है कि जैसे ये थर्मल मान लो 100 किलो ओम का है, क्योंकि ये भी एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू किलो ओम में होगी। तो इस थर्मल का नेचर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये थर्मल किसी रीजन से गर्म होने लगे,
तो ये अपनी वैल्यू को डाउन करने लगता है, और फिर से ठंडा होने लगे तो अपनी वैल्यू को अप करने लगता है। ये इसका नेचर होता है। तो अगर किसी भी रीजन से सीपीयू अगर गर्म होने लगा, ये सीपीयू आपका गर्म होने लगा, रीजन कोई भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, मतलब हो सकता है कि आप पबजी ज्यादा खेल रहे हो सकता है सीपीयू के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो सकता है सीपीयू के आसपास कुछ वाटर वाटर हो, कुछ भी गर्म हो, और ऐसी सिचुएशन में सीपीयू खूब गर्म होने लगा। अब भाई सीपीयू गर्म होगा तो कंपनी ने जानबूझ के थर्मल उसके बगल में लगाया है कि भैया सीपीयू गर्म होगा तो थर्मल गर्म होगी। अब थर्मल जब गर्म होगी तो उसकी वैल्यू 100 किलो ओम से घट के 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20, मतलब जितना ज्यादा गर्म होगा वैल्यू उतनी ज्यादा घटेगी। और जैसी वैल्यू घटेगी तो तुरंत सीपीयू को पता चल जाएगा कि मैं गर्म हो रहा हूँ। मतलब सीपीयू जो होता है ना, उसके अंदर एक सेंसिंग मैकेनिज्म का डिपार्टमेंट होता है जो हमारे पूरे थर्मल सर्किट को सेंस करता है। तो अगर सीपीयू खुद ब खुद भी गर्म हो रहा है ना, तो इसका सेंसिंग पार्ट जो होता है वो सेंस करके और सीपीयू को ऑफ कर देता है, बोलता है भैया तुम अब बंद हो जाओ क्योंकि तुम अब फट सकते हो। उसी तरीके से अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो वाईफाई चिप के पास भी कंपनी एक थर्मल लगा देती है, देखो, ठीक है, कि अगर वाईफाई चिप आप वाईफाई यूज कर रहे हो और किसी रीजन से वाईफाई चिप के आसपास अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या वाईफाई चिप ऑटोमेटिकली गर्म होने लगे, तो ये थर्मल अपनी वैल्यू को कम कर देगा और तुरंत सीपीयू को पता चल जाएगा कि भाई वाईफाई गर्म हो रहा है, और सीपीयू को तुरंत आपके डिस्प्ले पे एक मैसेज आ जाएगा कि योर फोन टेम्परेचर इज टू हाई, योर फोन मोबाइल डेटा वाईफाई जीपीएस ऑल विल बी ऑफ, एंड कई बार बोलता है 30 सेकंड बाद मोबाइल भी बंद हो जाता है। उसी तरीके से आपके फोन का नेटवर्क सेक्शन में भी थर्मल होता है, और एनवीएम थर्मल नया आया वो भी होता है। तो जितने भी थर्मल होते हैं उसको कौन सेंस करेगा? सीपीयू। जितने भी थर्मल होंगे उसको सीपीयू ही सेंस करेगा, दूसरा कोई नहीं सेंस करेगा, सबको सीपीयू सेंस करेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जब सीपीयू सेंस करता है तो वो जो सेंस ऐसे निकल लेता है कि मतलब वैल्यू कम हुई तो सेंस कर लिया, ऐसा नहीं। इसका एक सर्किट होता है जो अभी हम पढ़ेंगे। अब जैसे सपोज करो आपने चार्जिंग लगाया और चार्जिंग का सब बोर्ड गर्म होने लगा, तो ये थर्मल गर्म हो जाएगा और तुरंत सीपीयू को पता चल जाएगा भाई सब बोर्ड में कोई गड़बड़ी है, और तुरंत आपका थर्मल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन में जगह जगह थर्मल लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार वो तो बात ठीक है, मतलब गर्म हुआ तो बंद हो गया, लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि सीपीयू को पता चल जाता है कि वो गर्म हो रहा है? और कभी कभी क्या होता है कि मान लो चार्जिंग आपने लगाया और कुछ भी गर्म नहीं हो रहा, उसके बावजूद सीपीयू थर्मल एरर देने लगता है कि वो बोलने लगता है कि भाई बैटरी टेम्परेचर टू हाई, चार्जिंग पाउज, मतलब बोल रहा है कि भाई चार्जिंग लगाने पे तुम्हारे फ़ोन का टेम्परेचर या बैटरी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मैं चार्जिंग नहीं कर सकता, और बंद कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो गया हो सीपीयू, हो सकता है कुछ गर्म ना हो रहा हो, जबरदस्ती गर्म करने के लिए बोल दे रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस फॉल्ट को देखना पड़ता है कि सीपीयू आखिर क्यों बोल रहा है कि गर्म हो रहा है, जबकि गर्म नहीं हो रहा है मेरा फ़ोन। अगर वाकई में आपका फ़ोन गर्म हो रहा है तब तो सीपीयू सही काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी फ़ोन बिल्कुल ठंडा पड़ा है और वो बोल रहा है नहीं योर फोन टेम्परेचर टू हाई, और ये और वो, ऐसा फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे अपन एक फॉल्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हर फॉल्ट के बारे में समझेंगे। देखो, अगर वाईफाई का थर्मल खराब होगा तो वाईफाई ऑन करने के बाद एरर आएगा। अगर नेटवर्क का थर्मल खराब होगा तो सिम डालने के बाद आएगा एरर। अगर सीपीयू और ईएमएमसी का थर्मल खराब होगा तो कुछ समय बाद आएगा, जैसे सेट आपने ऑन किया और कुछ समय तक यूज़ किया उसके बाद आ जाएगा। और अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग लगाने के बाद कोई थर्मल एरर आता है तो वो चार्जिंग थर्मल के से रिलेटेड होगा। मतलब हर थर्मल का जो एरर आएगा स्पेसिफिक उस सेक्शन को ऑन करने के बाद आएगा। इतना सबको समझ में आया? यस सर। अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग थर्मल। ठीक है, तो अब चार्जिंग थर्मल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सैमसंग का थर्मल अलग पढ़ेंगे और चाइनीज़ फ़ोन का थर्मल अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चाइनीज़ फ़ोन में एमआई, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, लावर, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सैमसंग का थर्मल एरर। ठीक है, देखिए,
देखिए जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन में सैमसंग के थर्मल एरर हैं, सैमसंग में, तो उसके बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। सैमसंग, देखिए सैमसंग, ठीक है। जितने भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन होते हैं, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ सीपीयू आपको समझाने के लिए। ठीक है, जितने भी थर्मल है सबको सीपीयू ही सेंस करता है। आराम से बैठ के करिए। लाशर रोक दी चल रही है। थोड़ी रोक रहे ना ये सांप तारा कहीं और ही है। हाँ देखिए जितने भी सैमसंग के सर्किट होते हैं उसके अंदर एक थर्मल सर्किट होता है। इस थर्मल सर्किट को हम 3 नामों से जानेंगे। एक बोलेंगे चार्जिंग थर्मल, एक बोलेंगे बैड थर्मल और एक बोलेंगे मेन थर्मल। इसको हम 3 नामों से जानेंगे, चार्जिंग थर्मल, बैड थर्मल और मेन थर्मल के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये 3 नाम जिस भी थर्मल सर्किट में आएंगे आप समझ लेना कि चार्जिंग लगाने के बाद जो थर्मल एरर आता है ना उसी का सर्किट है। ठीक, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कंपनी क्या करती है, एक नॉर्मल रजिस्टर लेती है और एक थर्मल रजिस्टर लेती है और दोनों को आपस में जोड़ देती है। देखो ध्यान से देखना, कंपनी क्या करती है कि एक नॉर्मल रजिस्टर लेती है, एक थर्मल रजिस्टर लेती है और आपस में जोड़ देती है। ठीक, कंपनी इसके ऊपर साइड में 1.8 देती है, ऊपर साइड में पुल अप, इसको पुल अप वोल्टेज बोलेंगे। ऊपर साइड में एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई दे देती है और ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से उतर के नीचे आएगी और 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस से कुछ तो ड्रॉप होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ड्रॉप मैक्सिमम होगी। सर 0.09 रहेगा।
यार या तो आप ही पढ़ा लो यहाँ पे आके, ठीक है, या तो आप अपना माइक बंद कर लो, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। मैंने आपसे पूछा क्या है सर, अगर आपको सब आता है तो आप क्यों क्लास ज्वाइन करके रखते हो, समझ नहीं आ रहा। बीच बीच में मत टोका करो, आप अकेले नहीं सर हो वो ना। एक्चुअली क्या वो कैलकुलेटर वाला वो मेथड बता रहा है, इसके लिए मैंने चेक करके बताया, इसके लिए सर। मैं आपसे बाकी सब पूछा ही सॉल्व नहीं है। मैंने। एक बार बताओ, इस बैच में 16 लड़के पढ़ रहे हैं, कोई बोलता है? अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछो ना, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। पर ऐसे बीच बीच में ना, आप सोचो 2 घंटा चिल्लाते रहो, बीच में कोई टॉपिक पढ़ा कोई बोल दे बीच में ना, तो पूरा टॉपिक खराब हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बोलो, आपसे मैं 15 मिनट डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत है। लेकिन ये सब चीजें आप समझ रहे हो ना। अब मान लो आपने कहीं कोर्स किया होगा, आपको पता होगा, ठीक है, दैट्स इट, ओके यार, वो तो मेरे को भी पता है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको भी तो बताना है ना। आप जैसे क्लास जब खत्म हो जाएगी ना, तब ग्रुप में सबको समझा देना कि देखो ये होता है, ये होता है, सबको डाउट होगा, मेरे को पता है, आप समझा देना उनको, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 का पुलअप आएगा, 100K के रजिस्टर के थ्रू नीचे आएगा। तो देखो, ये 100K का रजिस्टर जो मैंने लगाया है वो एक एग्जाम्पल है। हो सकता है कि 100K के रजिस्टर की जगह 49 किलो ओम का लगा, 47 किलो ओम का लगा, 78 किलो ओम का लगा, 68 किलो ओम का लगा, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1.8 आएगी तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगी, और फिर ये जो R2 है वो भी कुछ नीचे ड्रॉप करेगी, और जो फाइनल वोल्टेज बन के जाएगी वो CQ सेंस करेगा। इसी को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। मतलब ये 1.8 कुछ ये ड्रॉप करेगा, फिर ये ड्रॉप करेगा, फिर फाइनल जो निकल के जाएगी वो CQ सेंस करेगा। तो देखो कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या करती है ना, कि ये जो R2 है, ये वाली, इसको जेक के आसपास कहीं लगा देगी। सैमसंग, देखो मैं अभी आपको सिर्फ सैमसंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चाइना वाइना का कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सैमसंग। तो कंपनी क्या करती है, R2 जो है ना उसको ना नीचे सब बोर्ड में लगा लेती है, ठीक है, और इसको एक पिन को ग्राउंड कर देगी। देखो यहाँ ध्यान से, ये देखो ये R2 का एक सिरा है, ग्राउंड है। तो कंपनी क्या करती है, R2, देखो ध्यान से सुनना, R2 हमेशा सब बोर्ड में लगाएगी, जो जहाँ पे चार्जिंग जैक होता है वहां पे। और इस ये जो R2 होगी ये होगी 100K की, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस ग्राउंड से होती है हम उसी को मानते हैं R2, ठीक है। और जो R1 होती है ये नीचे वाले बोर्ड में भी लग सकती है और ऊपर वाले बोर्ड में भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी ये बनती है कि मैं R1 जो होता है ना उसको ऊपर, क्यों, देखो R2 ही टेम्परेचर को कम ज्यादा करेगी, अपने मतलब वैल्यू को कम ज्यादा करेगी टेम्परेचर के हिसाब से, R1 नहीं करेगी। इसीलिए R1 तो कहीं भी लग जाएगी, लेकिन R2 उसी जगह पे रहेगी जहाँ पे कंपनी को लगेगा कि वहाँ का टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है। तो अपन जब चार्जिंग लगाते हैं तो कंपनी को ऐसा लगता है कि चार्जर लगाने के दौरान अगर सबवूड कहीं से हीट अप हो रहा है किसी भी रीजन से, तो R2 उसको सेंस करे, इसीलिए R2 को सब बोर्ड में लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, R1 को ऊपर लगा देता हूँ। नहीं सैमसंग के वापस का येलो मारुति लो ना, ये कितने का है? देखो 3 वेरिएंट आते हैं, 13,000 का, फिर 12,000 का, फिर 7,000 एक सौ का 13,000 का।